हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है जीएस की, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल एग्ज़ाम, वेदर जीके, एसएसपी और अदर एग्ज़ाम एज वेल, एंड वी हैव completed two topic, which is making of the Indian Constitution and its salient features. In previous lecture we have started preamble of the Constitution. हमने previous lecture में preamble जो है उसको देखा था, डिस्कस किया था, ठीक है। उसका टेक्स्ट डिस्कस किया था, इंग्रेडिएंट डिस्कस किए थे हमने, ठीक है। मैंने आपसे अच्छे से जो है प्रियम्बल की जो इंट्रो है वो अच्छे से डिस्कस कर ली थी। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप वो वाला लेक्चर जो है अटेंड कर लीजिए, ठीक है। आज हमने जो भी प्रियम्बल के टेक्स्ट में जो भी हमने कीवर्ड्स देखे थे, जैसे हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, लिबर्टीज, फेटर्निटी, ये जो वर्ड्स हमने कीवर्ड्स जो है अपने प्रियम्बल के टेक्स्ट में देखे थे, आज वही हम कीवर्ड्स जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। देखिए, सबसे पहले अगर जो वर्ड है हमारा सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेन का जो है सिंपली मीनिंग है कि इंडिपेंडेंस होना। द वर्ड सॉवरेन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। देखिए, इंडिया जो है ना, हमारा जो इंडिया है वो कह रहा है कि जो वर्ड सॉवरेन है ये क्या दर्शा रहा है कि इंडिया हमारा अब ना ही किसी की डिपेंडेंसी में है और ना ही किसी दूसरे नेशन का जो है डोमिनियन है। डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि किसी दूसरे नेशन का, दूसरी कंट्री के अंडर होना, उसका गुलाम होना, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 से पहले जो है क्या था, डिपेंडेंसी था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है डिपेंडेंसी था, उसका गुलाम था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, हम जो है ब्रिटिश डिपेंडेंसी से जो है आज़ाद हो गए, हम जो है डिपेंडेंट नहीं रहे, हम लोग जो है इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। एंड नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। अब देखिए, डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि किसी कंट्री के अंडर होना, उसका गुलाम होना। लेकिन डिपेंडेंसी का मतलब है कि किसी कंट्री में, जब देखिए, जब किसी कंट्री में जो है इंटरनली जो है सेल्फ रूल होता है, लेकिन एक्सटर्नली जब उसको वो डिपेंड होता है दूसरी नेशन पे, दूसरी कंट्री पे, तो उसे हम बोलते हैं डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, ठीक है। अब देखिए, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। हम जो है ब्रिटिशर के डिपेंडेंसी नहीं रहे, हम इंडिपेंडेंस हो गए। लेकिन हम जो डोमिनियन है ब्रिटिश क्राउन के अंडर, हम डोमिनियन कब तक रहे, हम डोमिनियन रहे 26 जैन 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर पूरी तरह से हमने उसे इन्फोर्स नहीं करवा लिया, ठीक है। मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, बट हमने इन्फोर्स नहीं किया, ठीक है। इन्फोर्स हमने कब किया था, 26 जैन 1950 को। क्यों किया था? क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। हमारे जो नेहरू जी थे, उन्होंने जो आईएनसी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने प्लेज लिया था 26 जैन में लाहौर का एक सेशन हुआ था 1929 में, लाहौर सेशन। उस टाइम पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो और भी उनके जो आईएनसी के जो मेंबर्स थे, उन सब ने एक प्लेज ली थी कि हम जो है पूर्ण स्वराज जो है अपना भारत को बनाएंगे, ठीक है। तो 1930 से जो है पूर्ण स्वराज डे जो है सेलिब्रेटेड किया जाने लगा, ठीक है। तो इसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही क्या करेंगे, हम लोग इन्फोर्स करेंगे, ओके। देखिए, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो डोमिनियन रहा हमारा, मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कि हमारा जो इंडिया है वो डोमिनियन कब तक रहा, 26 जैन 1950 तक जो है वो डोमिनियन रहा। अब देखिए, जब आईएनसी बनाई गई 1885 में, ठीक है, तो आईएनसी जो अभी देखिए
कंट्री जो है दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो गई थी। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो है वो चाहते थे कि हमें जो है स्वराज मिले। स्वराज का मतलब यही था कि डोमिनियन स्टेटस चाहते थे वो, कि उनका यही था कि ठीक है इंटरनली जो है हम सेल्फ रूल करेंगे, बट अगर एक्सटर्नली कुछ अफेयर्स हैं, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके रिलेटेड हम जो है आपकी परमिशन से ही एक्ट करेंगे, हम उन्हें आपकी परमिशन के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट करेंगे, ठीक है। बट धीरे धीरे जो है मॉडरेट सबसे पहले आईएनसी जो है वो सबसे पहले यही चाहती थी कि हमें जो है डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, हमें स्वराज मिल जाए। लेकिन ब्रिटिशर ने जो है जो ये डिमांड थी आईएनसी की उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है आप उसमें हमारी हेल्प करो, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया उसके बाद भी जो है ब्रिटिशर ने जो है इंडिया आईएनसी को जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया। फिर धीरे धीरे यही डिसाइड किया हमारे जो आईएनसी के जो मॉडरेट्स थे या एक्सट्रीमिस्ट, तो ऑलरेडी चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी हमें स्वराज, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीटली सेल्फ रूल चाहिए, अपनी कंट्री में पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, दो इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन एंड एक्सेप्ट द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। देखिए 1949 में क्या हुआ, 1949 में जो है इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम लोग जो हैं अपनी जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ नेशन के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे, और एक्सेप्ट किया उन्होंने ब्रिटिश क्राउन जो एज ए हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ उस टाइम, अगर हम देखें कि कॉमनवेल्थ क्या है उस टाइम पे, कॉमनवेल्थ का मतलब ये था, अभी तो आप देखते हैं कि बहुत कॉमनवेल्थ गेम्स भी हमारे कंडक्ट की जाती हैं ना, तो उस टाइम पे जो कॉमनवेल्थ था, उस टाइम कॉमनवेल्थ का मतलब था कि जो भी कंट्रीज़ जो हैं, कॉमनवेल्थ का मतलब था कि वो ग्रुप जो कभी ना कभी जो है ब्रिटिश के अंडर रहा था, ब्रिटिश का गुलाम रहा था, ठीक है, उनकी डिपेंडेंसी में रहा था, ये उन लोगों का ग्रुप था कॉमनवेल्थ का, ठीक है, उस टाइम पे। और उनका हेड उस टाइम कौन थे, हेड जो है वो ब्रिटिश ही था, ब्रिटिश क्राउन ही था, ठीक है। और जब ये असेंबली में जो है ये डिक्लेयर किया कि हम लोग जो है अपनी मेंबरशिप जो है कॉमनवेल्थ नेशन के साथ कंटिन्यूस रखेंगे, तो इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। असेंबली के बहुत से मेंबर्स जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस बात को कि देखिए उस टाइम पे अगर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस चीज़ को, तो वो कहीं न कहीं उसको गलत बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो कह रहे थे कि अभी तो हमें इंडिपेंडेंस मिला है, इतनी मुश्किल से हमें इंडिपेंडेंस मिला है, तो हम फिर से अगर कॉमनवेल्थ का जो नेशन की अंडर मेंबरशिप अगर हमारी फिर से रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से हमारी सॉवरेंटी को, हम फिर से जो है हमारी इंडिपेंडेंस को जो है वो कोई हार्म ना करें, है ना। तो इस पर ही जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम वो आईएनसी के जो हैं लीडर्स थे, बट उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात को बोला कि हम अगर हम जो है कॉमनवेल्थ नेशन के अगर मेंबर रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ब्रिटिशर के जो है डिपेंडेंसी हैं, हम उनके गुलाम हैं। इसका मतलब ये है कि हम वो उन कॉमनवेल्थ जो नेशन हैं उनके साथ जो है अपनी अलाइंस बना रहे हैं, हम उनके साथ एक ग्रुप बना रहे हैं, जिससे जो है हम ब्रिटिशर के गुलाम नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम जो है ब्रिटिशर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हैं ना। तो ताकि जिससे क्या होगा, हमारे बीच में आपसी जो है एक फ्रेंडली रिलेशन जो है बनेगा, इसलिए हम जो है इस कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप के साथ कॉन्टिन्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है हमेशा के लिए जो है इसके मेंबर रहें, इसके लिए हम जो है फ्री हैं। अगर हम आज जो है कॉमनवेल्थ को जो है
कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में ऐसा लगता है कभी कि ये हमारी सॉवरेंटी को जो है हार्म कर रहे हैं, तो हम जो है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विल के अकॉर्डिंग जो है इस मेंबरशिप से जो है टर्मिनेट भी कर सकते हैं, है ना। तो इस ये बात जो उन्होंने असेंबली में जब कही और लोगों को उनकी बात समझ भी आई, बाकी जो मेंबर्स थे उनको बात समझ आई, और हम लोग जो है कॉमनवेल्थ नेशन का जो है पार्ट बने रहे, है ना। देखिए, दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया डज नॉट अफेक्ट द सॉवरेंटी इन एनी। हाँ जी, मैंने ये डिस्कस कर लिया कि ये अगर हम कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इससे हमारी सॉवरेंटी को कोई किसी तरह का इफेक्ट होगा। देखिए, फिर हम इसी तरह से अगर हम देखें तो हम यूएनओ के अभी तक मेंबर हैं ना। यूएनओ कब बनाया गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारा 1945 को बनाया गया। इससे पहले जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि जो है फिर से ऐसी वॉर की जो है कंडीशन जो है कंट्री नेशंस के बीच में प्रसिस्ट ना हो। बट लीग ऑफ नेशन जो है फेल हो गया, और वर्ल्ड वार जो है सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गई, है ना। और लीग ऑफ नेशन को जो है रिप्लेस किया था हमारे यूएनओ ने। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया, ताकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि क्या किया जाए कि ऐसी फिर से नेशंस के बीच में आपस में ऐसी सिचुएशन वार की ना बने। क्योंकि आपको पता है वार हो तो बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीज़ के बीच में नुकसान होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम यूएनओ का मेंबर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएनओ के मेंबर होने के किसी तरह से इसका भी हमारी जो है सॉवरेंटी पे जो है अफेक्ट होगा, ठीक है। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state। अभी देखिए, अगर हम सॉवरेन हैं, तो अगर हम इंडिपेंडेंस हैं, तो इंडिया क्या कर सकती है? अपना पार्ट जो है इंडिया कैन आइदर एक्योर, इंडिया जो है एक्योर कर सकती है फॉरेन टेरिटरी को, और जहाँ और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, और अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट छोड़ भी सकती है इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, ठीक है। फॉरेन स्टेट, क्योंकि इंडिपेंडेंस के वक्त जो है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है बहुत सारे जो है आपके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें जो है बाउंड्रीज का जो है शेयर्स किया गया था, ठीक है। तो अगर हम सॉवरेन है, तो इसमें भी जो है हमें सॉवरेंटी जो है सॉवरेन है, इस चीज़ के लिए भी हम इंडिया क्या है सॉवरेन है, ओके। तो आई होप आपको सॉवरेन का समझ आया होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस कर, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशलिस्ट, ठीक है। सेकुलर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि सेकुलर का मतलब ये है कि इंडिया ना ही किसी का डिपेंडेंसी है, ना ही किसी कंट्री का डोमिनियन है। कॉमनवेल्थ को हमने इसीलिए ज्वाइन किया, इसीलिए उसका पार्ट बने रहे हम लोग, ताकि जो है हमारे अदर नेशंस के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशन जो है बने रहें। फ्रेंडली ये ग्रुप्स किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ जो है कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेशन करे। इससे जो है दो कंट्री के बीच में आपस में जो है प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है ना। तो इसीलिए जो है इसे कॉमनवेल्थ का जो है मेंबर बने रहे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमने इन्फोर्स कर लिया, तो उसके बाद जो है हम जो है कंट्री का जो है डोमिनियन स्टेटस भी हम लोगों ने जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। हम डोमिनियन भी नहीं रहे कॉमनवेल्थ के, ठीक है। आगे देखिए सोशलिस्टिक देखिए, इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जो हुआ था, उसमें जो है प्रियम्बल में जो है चेंजेस लाई गई, और 3 वर्ड्स जो हैं उसको ऐड किया गया आपके प्रियम्बल में, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों जो है आपके वर्ड्स जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए, ठीक है। तो अभी हम यही सोशलिस्टिक वाला डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, उस वक्त जो है सोशलिस्टिक वर्ड जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं था, ठीक है। और जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ, तो उसमें जो है पूरी तरह से जो है सोशलिस्टिक वर्ड को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उसको दर्शाया गया, एक्सप्लिसिट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्टिक कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ओके, ठीक है।
फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्टिक वर्ड को ऐड किया गया, पर ऐसा नहीं था कि सोशलिस्टिक कंटेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अगर हम देखें अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो उसमें बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर बेस थी। बट 1976 में 42nd अमेंडमेंट में जो है पूरी तरह से जो वर्ड सोशलिस्ट को जो है एक्सप्लिसिट किया गया, इसको प्रियम्बल में ऐड किया गया। देखिए जो कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्ट रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स आबादी सेशन एज अर्ली इन 1955 में कांग्रेस का जो है एक सेशन हुआ, आबादी सेशन, ठीक है। उसमें जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया कि कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन लिया कि हम लोग जो है अपनी इंडिया में जो है एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को जो है एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी कंट्री को जो है गवर्न करेंगे, ठीक है। नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अगर हम देखें तो इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पूरा कंट्रोल होता है, सब कुछ जो है नेशनलाइज होता है, चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे सेंटर का ही कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम आज के टाइम पे जो है एग्ज़ाम्पल देखें, पहले की एग्जांपल देखें तो चाइना और रशिया का जो सोशलिज़्म था वो कम्युनिस्ट सोशलिज़्म था, लेकिन अभी बहुत सारा जो उन्होंने जो है अपना प्राइवेटाइजेशन भी वहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर हम प्योर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम पे देखें कि कम्युनिस्ट सोशलिज़्म कहाँ पे है, पूरी तरह से जो सेंटर का कंट्रोल कहाँ पे है, तो उसकी एग्जांपल हम नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में जो है वो अभी भी कम्युनिस्ट सोशलिज़्म है, सब कुछ जो है नेशनलाइजेशन है, वहाँ पे पूरी तरह से जो है चीज़ों पे जो है सेंट्रल का कंट्रोल है। लेकिन सोशलिस्टिक का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है जहाँ पे सोशल ओनरशिप ज़्यादा हो, जहाँ पे जो है चीज़ों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के पास जो है ज़्यादा हो और दूसरे के पास कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि जब हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो बहुत सारे जो हैं आप देखते हो लैंडलॉर्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा था, है ना। तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, ठीक है, ज़मींदार सिस्टम था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी ज़मीनें थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास जो है कुछ भी नहीं था। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स जो है लाए गए, ताकि जिसके पास जो है ज़्यादा है, जिसके पास एक्स्ट्रा है, उससे थोड़ी सी लेके जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास थोड़ी भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड नहीं है, उसको जो है दिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो कंट्री में जो है इनइक्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो है हमारी कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका क्या है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है सोशल ओनरशिप ज़्यादा हो, जहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो चीज़ों का, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनइक्वालिटी जो है उसको ख़त्म करने का इसका मेन मोटिव होता है, ठीक है। जैसे विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ जी, कम्युनिस्ट सोशलिज्म में मैंने आपको बताया कि सब कुछ जो है नेशनलाइजेशन होता है, ऑल मीन्स जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप का उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन वहीं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जो है आपका प्राइवेट ओनरशिप का भी जो है क्या होता है, आपका कंसेप्ट जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे हम अपनी इंडिया को ले लें, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हैं, जहाँ पे बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है को एग्जिस्ट होते हैं, एक साथ जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी इंडिया में देख लो, इंडिया में हमारी प्राइवेट ओनरशिप भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर भी हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एज द सुप्रीम कोर्ट से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कह रहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या है कि हम जो है पॉवर्टी को एंड करना है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को जो है उसको
ख़त्म करना है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे जो है ज़िम्मेदार सिस्टम था, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं था। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंस के बाद जो है लैंड रिफॉर्म लाए गए, जिससे जो है प्रॉपर तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लैंड का, लोगों के बीच में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इससे क्या होगा, जो पॉवर्टी है वो आपकी क्या होगी, ख़त्म होगी, ठीक है, पॉवर्टी एंड होगी। अब देखिए, एक इंसान के पास बहुत सारी लैंड है, एग्जांपल मैं देती हूँ, एक पर्सन है, उसके पास जो है बहुत सारी लैंड है, उसको बेनिफिट होगा, तो उसको तो बेनिफिट होगा, वो तो रिच का रिच ही रहेगा। लेकिन जो एक दूसरा इंसान है उसके साथ, जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, ठीक है, और वो जो है उसके अंडर काम कर रहा है, एक लैंडलॉर्ड के अंडर जो है काम कर रहा है, तो वो पूरी तरह से अपना 2 मील से ही जो है अपना 3 वक्त का खाना जो है वो ही प्रॉपर मैनेज कर ले। इसके लिए यही है, उसकी और डेवलपमेंट नहीं हो सकती है ना, पुअर जो है वो पुअर ही रहेगा। इसलिए हमारी कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लाया गया, जिससे जो है चीज़ों को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो पॉवर्टी है हमारी, सच में हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स थी, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, है ना। तो बहुत सारी और भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिसीजन लिया कि हमारी कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए, जिससे जो है इनइक्वालिटी को ख़त्म हो, और पॉवर्टी जो है हमारी कंट्री में जो है उसका एंड हो, है ना। ओके। बट सोशलिज्म होने का, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होने का इस ये मतलब नहीं है कि पूरा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट के अंडर ही होगा। लेकिन सोशलिज्म का मतलब ये है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे डिपार्ट्समेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं हमारी कंट्री की, उस पे जो है हम हमारी कंट्री का खुद का जो है कंट्रोल है, ठीक है, उसमें जो है सेंटर का ही कंट्रोल है। लेकिन जहाँ पे लगता है कि प्राइवेट ओनरशिप ज़रूरी है, वो चीज़ें हमने जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है डिस्ट्रीब्यूट की हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है, अगर प्राइवेट सेक्टर भी जो है हमारी कंट्री के लिए जो है वो डेवलपमेंट का काम करता है ना। हमारी कंट्री में जो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे अपनी कंट्रीज़ में, तो क्या होगा, हमारी कंट्री की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। जैसे देखिए, जो न्यू पॉलिसी लाई गई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म्स जो लाए गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे हमारी कंट्री में, जिसके बाद जो है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म लाए गए 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसने क्या किया था, हमारी कंट्री में जो है एक प्राइवेट सेक्टर, जो सभी जो सेक्टर हैं, प्राइवेट ओनरशिप को जो है इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट दे दी थी हमारी कंट्री में, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म जो है उसको पूरी तरह से डिल्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया। सोशलिज्म की बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डिल्यूट हुई थी, लेकिन सोशलिज्म को पूरी तरह से जो है ख़त्म नहीं हुआ था। आज भी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी कंट्री की, जो हमें लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हमें नहीं देनी है, वो चीज़ें आज भी जो है हमारी कंट्री के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है। तो ये था सोशलिस्टिक के अकॉर्डिंग। आई होप आपको सोशलिस्टिक समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, हमने दो जो कीवर्ड्स हैं वो डिस्कस कर लिए, सॉवरेन एंड सोशलिस्टिक। अभी हम जो है सेकुलर वर्ड जो है अपना डिस्कस करेंगे। सेकुलर का मैंने आपको बताया था, द टर्म सेकुलर टू वाज एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो आपका वर्ड सेकुलर है, इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही ऐड किया गया। 3 जो वर्ड हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, और जो सेकुलर वर्ड है इसको भी ऐड किया गया। देखिए, सेकुलर का सिंपली मतलब होता है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अब देखिए, किसी भी स्टेट में जो है वो रिलीजन्स जो है वो 3 तरह के रिलीजन के बेस पे जो है कंट्री को 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो एथीस्ट स्टेट होता है एंटी रिलीजियस, जहाँ पे कोई भी रिलीजन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, किसी भी जो रिलीजन को मानते ही नहीं है, वो हो गई हमारी एथीस्ट स्टेट। और दूसरी अगर हम देखें, थियोक्रेटिक स्टेट एक प्रो रिलीजन्स होते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को जो है अपना रिलीजन जो है डिक्लेयर्ड किया जाता है ना, जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिलीजन
जो है उसके बेसिस पे स्टेट को जो है बनाया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा पाकिस्तान जो है वो हमारी इस्लामिक स्टेट है, उसको किस बेसिस पे बनाया गया है, इस मुस्लिम के बेसिस पे जो है, इस्लाम्स के बेसिस पे जो है उसको बनाया गया है। ठीक है, तो हमारी ये एग्जांपल थी थियोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को जो है अपनी कंट्री का जो है रिलीजन डिक्लेयर किया जाता है। और दूसरा थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो वो है हमारी सेकुलर स्टेट। फर्स्ट मैंने बताया एथीस्ट स्टेट। एथीस्ट स्टेट होती है एंटी रिलीजियस स्टेट, जो किसी भी रिलीजन्स को जो है नहीं मानते, किसी भी रिलीजन को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, थियोक्रेटिक स्टेट वो हो गई प्रो रिलीजियस स्टेट। प्रो रिलीजियस स्टेट का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है अपना रिलीजन, स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको पाकिस्तान दे दी। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल होना स्टेट का, किसी स्टेट का न्यूट्रल होना इन द मैटर ऑफ रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देना। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस के स्टेट को ना बनाना। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले ली अपनी इंडिया। इंडिया हमारी क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, और ये सेकुलर वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको सेकुलर का समझ आया होगा। देखिए सेकुलर हमारी कंट्री में आप देखते हो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। ठीक है, हर धर्म हर जाति के लोग रहते थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर एक रिलीजन के जो है हमारी कंट्री में जो है लोग रहते थे। इसलिए हमें जो है अपने जो पैटर्न है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इन चीज़ों को ऐड किया। हमने अपनी कंट्री को एक सेकुलर बनाया, जिसमें जो है हर एक रिलीजन जो है वो इक्वली जो है उसको स्टेटस मिले, इक्वली जो है वो इस हमारी कंट्री में रह सके, किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे जो है किसी के साथ जो है ना किया जाए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है, कोई कैसा है, किसी और कास्ट से है, इससे भी कोई जो है ये चीज़ें जो है मैटर नहीं करती हैं। हमारा स्टेट जो है, हमारी इंडिया जो है वो सेकुलर है, जहाँ पे हर एक धर्म को जो है इक्वली इम्पोर्टेंस जो है मिलती है। ठीक है, आगे देखिए एज द सुप्रीम कोर्ट, हाउ एवर एज द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974, ऑल्दो the word secular state were not expressly mentioned in the constitution, there can be no doubt that constitution maker wanted to establish such a state, and accordingly article 25 to 28। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 1974 में क्या कहा कि ये बात है कि वर्ड सेकुलर जो है पहले जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन नहीं किया गया। इसको कब मेंशन किया गया, 76 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तब मेंशन किया गया, लेकिन उससे पहले जो है वो मेंशन नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सेकुलर स्टेट जो वर्ड है ये मेंशन नहीं है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो हमारी कंट्री को क्या बनाना चाहते थे, एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। क्योंकि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें आर्टिकल 25 से 28 देखें जब हम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। तो ये हमें क्या दर्शाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो क्या चाहते थे कि हमारा स्टेट जो है, हमारा इंडिया जो है वो क्या बने, सेकुलर हो। 25 से 28 जो है रिलीजन के बेस पे हम, इसमें आर्टिकल्स हैं, हम जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे 25 to 28 आर्टिकल। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा इसमें बता देती हूँ कि 25 से 28 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस पे हमें, रिलीजन के बेस पे हमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि हम चाहे किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गॉड को हम जो वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई जो है रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे जो है हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई हमारे इस राइट को वायलेशन नहीं करेगा। लेकिन जब हम ये देखते हैं आर्टिकल 25 to 28, तो हमें यही लगता है, यही दर्शाता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो भी क्या चाहते थे कि हमारी जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो क्या बने, एक सेकुलर स्टेट हो। ठीक है, तो has been included in the constitution. The Indian constitution embodied the
the positive concept of secularism, that means all religion in our country irrespective of their strength have the same status and supports for the state। कहते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट दर्शाता है, सेकुलरिज्म का जो है पॉजिटिव कंसेप्ट बताता है, जिसमें जो है पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब हो गया जिसमें जो है ये हर एक रिलीजन को जो है इक्वली मान्यता दे रहा है। ऑल रिलीजन जो है हमारी कंट्री के, चाहे रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ जो है उनके पास जो है सेम स्टेटस है, सेम स्पोर्ट्स जो है करें उनको जो है कहाँ से मिलेगा, स्टेट से मिलेगा। रिलीजन के बेस पे जो है किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होगा। आई होप आपको ये तीनों कीवर्ड्स जो है समझ आ गए होंगे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया सॉवरेन। सॉवरेन थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देती हूँ। देखिए सॉवरेन जो है मैंने आपको बताया, सॉवरेन का मतलब ये है कि इंडिया ना किसी का डिपेंडेंसी में है और ना ही डोमिनियन है। डोमिनियन का डिपेंडेंसी का मतलब होता है गुलाम होना किसी कंट्री का, जैसे हमारा इंडिया जो है ब्रिटिशर का गुलाम था 15 अगस्त 1947 तक। फिर पर हमारा डोमिनियन का मतलब होता है जब किसी कंट्री में जो है इंटरनली जो है सेल्फ रूल होता है, लेकिन एक्सटर्नली जो है वो किसी दूसरी कंट्री पे जो है डिपेंड होता है। जैसे इंडिया हमारा जो है 26 जनवरी 1950 तक जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का जो है पार्ट रहा, जिससे वो डोमिनियन था। लेकिन 1950 के बाद जो है वो इसका पार्ट भी नहीं रहा। कॉमनवेल्थ मैंने आपको बताया वो ग्रुप का, उन ग्रुप का नेशन, उन ग्रुप ये कंट्रीज़ का ग्रुप था जो कभी ना कभी ब्रिटिश रूल के अंडर रहे थे। ठीक है, तो ये बाद में जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखा आईएनसी ने, ताकि जो है एक फ्रेंडली रिलेशन जो है हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ बन सके। ठीक है, सोशलिस्टिक का मैंने आपको समझा दिया। सोशलिस्टिक वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। सोशलिस्टिक हमारी कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे सोशल ओनरशिप हो, जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिले, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है इक्वली जहाँ पे इन्वॉल्व हों। ठीक है, ओके। लेकिन कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है सेंट्रल का कंट्रोल हो, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पे, हर एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो है सेंटर का ही पूरी तरह से कंट्रोल हो, प्राइवेट ओनरशिप का वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया किसके रिलेटेड ये था सोशलिज्म। सोशलिज्म का मेन मकसद यही होता है कि हम जो है अपनी कंट्री से पॉवर्टी को ख़त्म करें, इनइक्वालिटी को जो है ख़त्म करें। और सेकुलर का मैंने आपको बता दिया, सेकुलर मैंने आपको बता दिया कि रिलीजन को जो है तीन तरह से, थ्री बेसिस पे जो है आप स्टेट बना सकते हो। एक मैंने आपको बताया आपका एंटी रिलीजियस, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, एथीस्ट। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक वो स्टेट होती है जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे बेसिस पे बनाई जाती हैं। और सेकुलर स्टेट होती है जहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, न्यूट्रल स्टेट होती है, कोई किसी भी रिलीजन का है, सभी जो है को एग्जिस्ट एक साथ रह रहे हैं, उनमें आपस में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही फिनिश करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो जो है लंबी हो जाएगी फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो कल हम जो है इसके नेक्स्ट जो पॉइंट हैं और कीवर्ड्स हैं, जैसे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये जो है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, लेक्चर्स वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।